शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर सीएसआर की बात करूं, ठीक है, क्या है सीएसआर का फुल फॉर्म? कॉर्पोरेट सोशल Cooperative social रिस्पॉन्सिबिलिटी। responsibility. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने जो आपको लिखवाया था, तो आप ध्यान देंगे कि मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखाया था, ठीक है। अपना नोटबुक, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट देखिए। यूरोपियन काउंसिल क्या बोल रहा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटी फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट जो आपका बनता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि अगर आप इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो उसको बैलेंस करने का जिम्मा आपका। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड मैं डेफिनेशन आवाज में, कट गया था मैम। अभी ठीक है, हर जगह आवाज कटी या संस्कार का ही? सबका कटा था क्या? यस मैम, कटा हुआ था मैम। ठीक है, अरे सचिन भी आ गया है। मैंने कहा सीएसआर के बारे में फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा मैंने बताया था कि 2014 के बाद आपका ये लीगली मैंडेटरी हो गया था, राइट। पहले मैंडेटरी नहीं था, पहले वॉलेंट्री था कि अगर चाहिए, इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। ठीक है, अब देखिए सीएसआर के अंदर क्या क्या आ जाएगा। आपके एम्प्लॉयज, आपके शेयर होल्डर्स, आपकी सोसाइटी, सब लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग इन लोगों के वेलफेयर को हम लोग कंसिडर करेंगे सीएसआर के अंदर। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन में ये चीज आपको बात समझ में आ जाएगी, राइट। मैं खुशी से मंगवाई हूँ जो मैंने आपको लिखवाया है, यही सारा कुछ है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन लास्ट में आपको लिखाया गया है क्या? सीएसआर इज जनरली अंडरस्टूड एज बीइंग द वे थ्रू व्हिच कंपनी अचीव एज बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल इम्परेटिव्स। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट और सोसाइटी, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो हम लोग एक्शन लेंगे, वो सारा हम लोग कंसिडर करेंगे सीएसआर में। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को देखना, शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को देखना, ये सारा हम कंसिडर करेंगे सीएसआर में। ठीक है, अब बात आ रही है हाउ इट इज अप्लाइड। ये मैंने अभी डिस्कशन किया कि पहले था वॉलेंटरी, उसके बाद इसको कंपलसरी लीगली मैंडेटरी कर दिया गया, राइट। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी के ऊपर मतलब ये कौन कौन सी कंपनी क्वालिफाइड होगी, कहने का मतलब आप लीगली फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारी इंडस्ट्री नहीं बेयर कर सकती है सीएसआर। कुछ इंडस्ट्री क्या होती है कि अपने आप को ही ग्रो करने में लगी हुई है, ठीक है, वो डूबने के कगार पे है बहुत, तो उसमें क्या हुआ, वो अपना पहले रिहेबिलिटेट करेगा या फिर आप इन लोगों का अपलिफ्टमेंट करेंगे, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, एक क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दिया गया कि बाकी लोगों के लिए वॉलेंटरी होगा, लेकिन ये सारी कंपनी जो अगर क्वालिफिकेशन मीट करेगी उन लोगों को करना ही करना होगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया? पहला क्वालिफिकेशन है जो इसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ होना चाहिए, 1000 करोड़ या अधिक अगर है आपका एनुअल टर्नओवर, तो आपको करना पड़ेगा, आप सीएसआर के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेटवर्थ में आपका 500 करोड़ एंड मोर, ये सारे अमाउंट को भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट कितना है? 5 करोड़ एंड मोर। ये तीन कैटेगरी अगर आप पूरा कर रहे हैं तो अगेन सीएसआर के अंतर्गत आप आएंगे और आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, यही हुआ था डिस्कशन क्लास में। अब आ जाइए आफ्टर सीएसआर इज अप्लाई, इसमें क्या बताया गया था? क्या है? बोर्ड मेंबर्स का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न्यू रूल विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम द फिस्कल ईयर 2014-15 ऑन ईयर ऑल्सो रिक्वायर कंपनी टू सेट अप अ सीएसआर कमिटी। ठीक है, सीएसआर कमिटी का सेट होना इसमें अनिवार्य बताया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ देयर बोर्ड मेंबर्स। सीएसआर कमिटी में कौन कौन होंगे? तो बोर्ड मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिखवाया था, कहने का मतलब कि वो कंपनी से किसी भी तरीके से जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा हर संभव प्रयास करेगा वो कि सारा कुछ कंपनी के फेवर में ही हो, सोसाइटी के पास कम पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा क्या है? The act encourages company to spend 2%, ये नंबर भी याद रखिए, 2% of their average net profit in the previous
3 ईयर। तो यहाँ वर्ड जो बच्चे इग्नोर करते हैं वो है एवरेज, ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिए यहाँ एवरेज की बात हुई है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लास में समझाया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ये भी करना जरूरी है, जो भी प्रॉफिट है प्लस डिवाइडेड बाय 3 और फिर उसका 2%, ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है। तो ये क्या बोला है, 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल करके प्रीवियस 3 ईयर का उतना आपका कम से कम CSR में आपको देना होगा। फाइन। फिर इंडिकेटिव एक्टिविटी विच कैन बी अंडरटेकन बाय कंपनी हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट, यानी शेड्यूल 7 में सारा लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से एक्टिविटी को आप CSR में कंसिडर करेंगे, कौन से एक्टिविटी, मतलब बहुत लोग क्या होता है कि कुछ भी छोटा मोटा काम कर दिया, हाँ भाई हम CSR सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही चीज लिखा हुआ है कि शेड्यूल 7 में जो लिस्टेड है उसमें से ही आप जो अगर कर रहे हैं तो ही CSR में इंक्लूड किया जाएगा। फाइन। फिर नेक्स्ट है आपका ओनली CSR एक्टिविटी अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अब मान लीजिए बार बार फॉरेन ट्रिप लगता है आपका, आप फॉरेन में कुछ CSR एक्टिविटी करके आ गए हैं तो ऑब्वियसली उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इंडिया में आपका CSR एक्टिविटी क्या हुआ है वही बस हम कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम लोग को देखना है। फाइन। नेक्स्ट है एक्टिविटीज meant exclusively for employee and their family will not be qualified under CSR, ठीक है, यानी आप अपने एम्प्लॉय के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो अलग है, एम्प्लॉय वेलफेयर तो आपको करना ही करना है, तो वो अलग कैटेगरी हो जाता है, वो CSR के अंदर आप कंसिडर करके छूट नहीं सकते हैं, और सोसाइटी के लिए अगर जो कर रहे हैं वो आपको अलग से करना ही करना होगा, ठीक है, वो बात हो रही है यहाँ पे, यही बताया गया था CSR में, है ना। यस मैम। और कुछ छूट रहा है? नो मैम। चलिए अब हम लोग का बच रहा है स्टेट इंटरवेंशन भी करना था ना आज। स्टेट इंटरवेंशन में क्या क्या बताया गया था, बताइए खुशी, क्या क्या बताया गया स्टेट इंटरवेंशन में? मैम उसका डेफिनेशन था, आपने लिखवाया था। डिस्कशन करिए क्लास में क्या क्या बताया गया है स्टेट इंटरवेंशन, क्योंकि वो कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं, वो बस ऑब्जेक्टिव है, काफी इजी वाला है, वो डिस्कशन करिए क्लास में। हम डेफिनेशन रीड करते हैं। हाँ जो बताया वो डिस्कशन करने बोल रही हूँ। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि रेगुलेटरी एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू अफेक्ट और इंटरफेरेंस विद डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर इज कॉल्ड स्टेट इंटरवेंशन। क्या बता रहा है वो पॉइंट, क्या बता रहा है स्टेट इंटरवेंशन? मैंने क्या लिखवाया, नोट है नहीं मेरे पास इसलिए मैं बोल रही हूँ क्या लिखवाई हूँ आपके मॉड्यूल में। हाँ मैम जो भी मतलब रेगुलेटरी एक्शन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है स्टेट के लिए, जो कि इंटरफेयर करता है स्टेट को, और जो भी डिसीजन जो भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जाता है उसी को हम स्टेट इंटरवेंशन बोलते हैं। जो भी सोशल मैटर से रिलेटेड उसी को हम स्टेट इंटरवेंशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसका दूसरा नाम है। और उसका ऑब्जेक्टिव्स था मैम जैसे कि मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। मैं आपने बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था उसके ऑब्जेक्टिव्स में। हाँ यस मैम दीपेंद्र एंट्री, दीपेंद्र को एंट्री दे दीजिए। बताइए। स्टेट क्यों इंटरवेन करती है? अगर स्टेट इंटरवेन करे, इंटरवेन मतलब क्या हुआ, हस्तक्षेप करना, तो बिजनेस में गवर्नमेंट क्यों हस्तक्षेप करती है, क्या रीजन है उसके पीछे, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम वेलफेयर के बेसिस, वेलफेयर और मैम जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें इनइक्वालिटी ना हो, इसलिए स्टेट इंटरफेयर करती है बिजनेस में। यही मेन मकसद है कि हम लोग जो इनइक्वालिटी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर फ्यू के हैंड में हो जाता है,
वही चीज को हम लोग को रोकना मेन मकसद है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, मेन ऑब्जेक्टिव मैम आपका मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ी देर कटेगा, बताइए, अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। यस मैम, ठीक है। यस मैम। ठीक है, बताइए। मैम इससे पहले जो लाइन बोले थे उसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैम इससे पहले जो लाइन बोले थे वो फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। इससे पहले जस्ट मैंने ये कहा कि इकोनॉमिक पावर किसी एक के हाथ में ना हो या कुछ लोगों के हाथ में ना हो, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। हालांकि दीपेंद्र आपका कुछ और छोर आपको पता नहीं है, बहुत क्लासेस से आप एब्सेंट है और अभी अभी आप ज्वाइन किए हैं, इसलिए उससे पहले क्या हो रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका, ये लाइन छोड़िए, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं स्टेट इंटरवेंशन, और उससे पहले अभी CSR हम लोग का रिवीजन हो चुका, और उससे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, और उससे पहले और कौन सा चैप्टर हो चुका है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डिस्कशन, जॉइंट स्टॉक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो अब हम लोग स्टेट इंटरवेंशन पे हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव मैं बोल रही थी कि क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टेट इंटरफेयर क्यों करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि इनइक्वालिटी को रोके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कुछ के हाथ में ना हो, ये सब मेन उसका फोकस है गवर्नमेंट का, ठीक है। और कुछ लिखाया गया था, And to fulfill basic needs. encouraging decentralized industrial development। हाँ, अब पावर किसी एक के हाथ में होगा तो वो टफ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए डिसेंट्रलाइज किया गया, सबको अब कुछ ना कुछ अथॉरिटी दिया गया है, ठीक है। ये सारा चीज तो हम लोग उसमें देखे थे ना, आपका डेलीगेटेड अथॉरिटी याद है कि Yes, कुछ ma'am. पावर डेलीगेट किया जाता है, तो सेम में डिसेंट्रलाइज किया गया है ताकि सब लोग प्रॉपर हैंडल कर पाए, कोई भी डिसीजन रुके ना, फाइन। और इसके अलावा मेन इसमें आपका है वही कैटेगराइजेशन जो हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अलावा फिर कैटेगराइजेशन से पहले कुछ नहीं है, खुशी। Yes, ma'am. बस ऑब्जेक्टिव ही था। ऑब्जेक्टिव ही था, उसके बाद कैटेगराइजेशन सीधा आया है। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आपका, टाइप ऑफ कंट्रोल, एक तो नेचर, अप्रोच, स्प्रेड और इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये शायद मैं पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा था, ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रोल था। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल, रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योर रोल। अच्छा, गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है रेगुलेटरी रोल में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका RBI है, फिर IRDA है, ये रेगुलेटरी काम करती है, ठीक है। प्रमोशन में मैंने आपको बताया था कि सर्टेन सब्सिडियरीज वगैरह दे करके हम लोग लोअर वाले सेक्टर को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में छूट दे करके, सर्टेन लाइसेंस में छूट दे करके, इस तरीके से हम लोग प्रमोशनल एक्टिविटी में गवर्नमेंट सहायक होती है। और कौन रोल था, इंटरवेन करती है। हाँ, एंटरप्रेन्योर। हाँ, एंटरप्रेन्योर एंड प्लानिंग, दो गवर्नमेंट। हाँ, उसमें हेल्प करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि और एंटरप्रेन्योर कंट्री में बढ़े और हमारा इकोनॉमी रेज हो, ठीक है, राइज करे। और कुछ मैम प्लानिंग, प्लानिंग में क्या बताया गया था, मैम उसने बताया था कि एलोकेशन ऑफ करती है, रिसोर्स जो है वो स्कार्स से लिमिटेड है, उसकी वजह से गवर्नमेंट एलोकेट करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हाँ, तो यही 4 रोल है, रेगुलेटरी, प्लानिंग और एंटरप्रेन्योरशिप और प्रमोशन, ठीक है, ये 4 रोल प्ले करती है गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस में। इसके अलावा कंट्रोल का आपका क्लासिफिकेशन था। कंट्रोल में जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में मैंने आपको क्या बताया था, सर्टेन एक्ट पास करके जब हम रोल इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है, एक्ट मतलब वो रूल्स एंड कंपनीज एक्ट, जब कंपनी मतलब फॉर्मल कंट्रोल हो जाएगा। ये प्रेजेंट कौन किया था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इधर ही डिस्कशन की हूँ, कुछ दिन पहले ही डिस्कशन की हूँ। मैम आदर्श किया था। आदर्श किया था मैम। आदर्श, ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, जब हम लोग सीक्वेंस में कर ही रहे हैं तो ये भी कर लेती हूँ। तो क्या है फॉर्मल कि सर्टेन एक्ट पास करके, फेमा है आपका, कंपनीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मल कि एक्चुअल में पार्लियामेंट से एक्ट पास करवा करके सब फॉर्मल तरीके से ये इस तरीके का कंट्रोल गवर्नमेंट ले रही है,
ठीक है, कि आपको ये सब चीज फॉलो करना है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। फेमा आप लोग पढ़े नहीं है, फेमा में भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का सर्टेन हम लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, पढ़े नहीं लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप फॉरेन करेंसी ज्यादा अमाउंट में नहीं रख सकते, यूएस डॉलर 2000 ज्यादा से रहा अगर तो फिर दिक्कत है। ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। ये सब क्या चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन ही है ना। ठीक है, अब कोई भी डीलिंग, जैसे मान लीजिए खुशी अगर PRO आई है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ, हम लोग आपस में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, हमारे बीच में ऑथराइज किसी मेंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ऑथराइज मेंबर कौन होंगे, RBI अपॉइंट करेगी। ठीक है, ये सब क्या चीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन सारा कुछ दिया हुआ है, तो ये फॉर्मल तरीका है ना, सब लिस्टेड है, आपको फॉलो करना है, सब एक्ट में लिस्ट किया हुआ है, जो भी उसके दायरे में आएंगे उसको ये सारा चीज फॉलो करना ही करना होगा। अब ऑथराइज पर्सन के अलावा आप कहीं से डील कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई भी आप फॉरेन में कोई एसेट वगैरह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी आप लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, ये सारा नियम कानून दे रखा है। और कैपिटल ये कंपनीज एक्ट तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये कंपटीशन एक्ट भी डिस्कशन हम लोग ब्रीफली, MRTP सिलेबस में नहीं है ना आपके, MRTP और मैंने ब्रीफ किया था MRTP नो मैम, मेरे शायद नहीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ा था कहीं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि MRTP इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बार बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब यस मैम, ग्लोबलाइजेशन जब आप डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे हिस्ट्री में MRTP और उसका URTP ये सब एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो जहां जहां जिस चैप्टर में बहुत बार मुझे लगा रिपीटेशन MRTP, दो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने आपको ब्रीफ किया था। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी MRTP आया था, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी उसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अलग करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दिया गया था। फिर MRTP अब नहीं है, उसके जगह पे कॉम्पिटिशन एक्ट है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, तो वही 3 एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं ऊपर बता रही हूँ कि फेमा कंपनीज एक्ट पढ़े हुए हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फेमा मैंने अभी ब्रीफ कर दिया कि उस लॉ में क्या क्या है, फॉरेन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारा लॉ उसमें दे रखा है। ठीक है, फॉरेन ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर ये कंपटीशन एक्ट में क्या दिया हुआ है, कंपटीशन को प्रमोट करने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, MRTP को रिपील करके कंपटीशन एक्ट लाया गया था 2002 में, और MRTP कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। तो सर्टेन आपको पता चल गया कि ये फॉर्मल तरीका है जो कि गवर्नमेंट रूल पास करके हम लोग के ऊपर इम्पोज कर रही है, ये कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल ही करना हुआ ना, कॉलेज आप जा रहे हैं और अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आराम से फोन यूज करिए, टीचर क्लास में है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंट्रोल किधर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल लाती है तो एक डिसिप्लिन ला रही है उस सेक्टर में। ठीक है, नहीं तो फिर सब लोग फिर वही इतना सारा केस स्टडी जो आप पढ़ रहे हैं, हर्षद मेहता और वो सब होता चला जाए। ठीक है, वो सब कांड हुआ तभी ये सब इंटरफेरेंस आना पड़ा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लाना पड़ा, है कि नहीं। हर्षद मेहता के बारे में सुने कि नहीं? हर्षद मेहता 1972 आप लोग सुने? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसका ये सीरीज भी दिखाया है मैम। अच्छा, मूवी भी तो है ना हर्षद मेहता स्कैम पे भी, है ना, तब तो जानते ही यस मैम। हैं। बस आ जाए उसके वेब बाद। सीरीज बेस्ट है, बिग बुल। हाँ, खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पता चल गया आप लोग को इस तरीके से कंट्रोल करती है। अब सेकंड आपका इनफॉर्मल कंट्रोल है। तो इनफॉर्मल कंट्रोल विच वेरियस ग्रुप इम्पोजेस अपॉन देमसेल्फ आउट ऑफ द नीड कस्टम। ठीक है, कोई जरूरत अगर आ जाता है उस पर जब गिफ्ट जो अपना इम्प्लीमेंट करती है। इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था? पेरिस एग्रीमेंट जो कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन से रिलेटेड एनवायरनमेंट के लिए क्या था। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी पॉल्यूशन बहुत अधिक हो रहा है। ठीक है, तो सर्टेन क्या हो गया है, सर्कमस्टांसेस की वजह से कोई सर्टेन चीज राइज हुआ है, तो उसमें अगेन इनफॉर्मल तरीके से अपने ग्रुप में ही हम लोग इम्पोज कर दिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल कंट्रोल। फिर क्या है नेक्स्ट, कोर्सिव और इंड्यूसिव। कोर्सिव अगेन अगर आप फोर्स कर रहे हैं, फोर्सली अगर कोई कंट्रोल कर रहे हैं, कोर्सिव के अंदर आ गया। इंड्यूसिव यानी आप सर्टेन रिवॉर्ड्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका इंड्यूसिव के अंदर आ गया। सेम वे अभी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या बोला जा रहा है, जैसे आपका डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, कोई अब जैसे पल्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इस समय हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन है नहीं।
ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल आप कर रहे हैं। कभी कभी इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए सर्टेन एक्शन आप ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट आप कंट्रोल ले रहे हैं। ठीक है, रेपो रेट हो गया, बाकी CRR हो गया, ये सब में अगर आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट आपका क्या हो गया, जैसे आपका कॉर्पोरेट टैक्स जीएसटी रोड टैक्स GST। ठीक है, ये सब आपका इनडायरेक्ट तरीका है। फिर इफेक्ट ऑन कंपटीशन, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कंपटीशन, रेगुलेशन में भी गवर्नमेंट रेगुलेशन डिजाइन टू मेक कंपटीशन वर्क। ठीक है, कंपटीशन एक्ट यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपटीशन विथ बिजनेस फर्म एज अ मीन ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन। ठीक है, देखिए कंपटीशन अलाउड है आपको यहाँ पे, मतलब कंपटीशन एक्ट पास करने के बाद अलाउ किया गया है, लेकिन ये हमेशा देखा जाना चाहिए कि कंपटीशन हमेशा फेयर हो। यहाँ क्या मतलब बताया जा रहा है कि फेयर होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में वर्ल्ड बैंक बोलिए कि आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आपस में भिड़िए, कुछ भी करिए, आप बायर का अटेंशन लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करिए कि आपका जो भी कंपटीशन है वो हेल्दी होना चाहिए। इसलिए देखिए हर सर्टेन जगह पे आपको रिस्ट्रिक्शन भी मिलेगा, जैसे आपका CCI अपॉइंट होता है। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम नहीं है तो थोड़ा ज्यादा मैं बता रही हूँ, इलॉबरेट कर रही हूँ। इसको CCI अपॉइंट होते हैं इसके लिए, कंपटीशन को चेक करने के लिए। ठीक है, क्या काम होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कमीशन जैसे MRTP कमीशन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर MRTP को, MRTP के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चेक करने के लिए MRTP कमीशन होता है। ठीक है, और जब कंपटीशन एक्ट आया तो उसको चेक करने के लिए आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को वहां पे बैठाया ही गया इसलिए कि आपका चेक करना कि कंपटीशन फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कई बार होता है क्या कि कई मतलब अच्छे मीन्स से कोई कंपटीशन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पढ़े कि आप मैन्युफैक्चरर, अगर आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं कि हम तुमको कंपोनेंट नहीं देंगे, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपोनेंट कोई देगा, टाटा को कोई दे रहा है, ठीक है, बाकी को नहीं दे रहा है, तो फेयर मीन नहीं हुआ ना, कंपोनेंट आप देंगे ही नहीं तो कार बनेगा कैसे। तब वहां पे CCI का हस्तक्षेप जरूरी है कि क्यों तुम इसको क्यों नहीं दोगे। ठीक है, ये थोड़ा लिबरल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ कि तुम इसको क्यों नहीं दोगे, उस वक्त आना पड़ता है। ठीक है, जियो के बारे में मैंने एग्जांपल इस क्लास में दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, जियो का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर दिया होगा तो याद आएगा, नहीं दिया तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। जियो के बारे में मैंने बताया था, जो एक नहीं स्कीम वगैरह दे रहा था, पहली बार फ्री, सेकेंड टाइम फ्री, फिर तीसरे टाइम जियो धन धनाधन फ्री। ठीक है, जब तीसरी बार जब फ्री किया तो बाकी जो कॉम्पिटिटर थे वो तो फेल हो रहे थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वो लोग सब लोग रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था कि ये तो कंटिन्यूअसली फ्री पे फ्री दिया जा रहा है, कोई कंपनी कैसे फ्री दे सकती है इतना। तो फिर CCI हस्तक्षेप करने के लिए आई अगेन कि नहीं, अब इस बार आप नहीं कर सकते फ्री, बाकी सबको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगेन ये फेयर नहीं माना जाएगा। तो आपको पता होगा CCI क्या कि पहले जितने सब्सक्राइबर थे उन्हीं लोग को फ्री कर दिया गया और बाद में न्यू सब्सक्राइबर को फैसिलिटी नहीं दिया गया था, बीच में याद है आप लोग तो होंगे, है ना, पहले जो प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं ठीक है उनके लिए वही रहेगा, लेकिन अब नए जो होंगे उनको ये सब ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर वो स्कीम को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, जियो धन धनाधन का ये स्कीम था। ठीक है, तो यही सारा चीज है, मुझे लगता है कितने साल पहले, मैम 2016 में स्टार्ट हुआ, 16 में, 2016 से 17 अक्टूबर के टाइम में। पता नहीं, मेरा शायद PhD वगैरह चल रहा था तब ये सारा कुछ स्कीम आया था, मुझे ठीक से ईयर याद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ उसी सब टाइम में आया होगा। ठीक है, तो वही चीज है, ये सब क्या हुआ, अगेन कंपटीशन हेल्दी बनाने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर की ना। CCI को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल आप लोग को क्लास में नहीं दी थी, आज बता रही हूँ ताकि, और अभी हमारे पास बहुत टाइम है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फाइन, करंट अवेयरनेस हो गया ना। हाँ, तो CCI को अपॉइंट करने वाला कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से अगेन हस्तक्षेप की ना गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर है हमारे पास और टाइम है जानने का तो और मैं बता दूं आपको, जैसे CCI के बारे में जो मैं बोल रही थी कि अब CCI के ऊपर भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाता है, वो अब वो भी बेईमानी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बताऊं कि CCI को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट की, लेकिन वो अपना मनमानी नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए रिलायंस वाला ज्यादा पावरफुल है, ठीक है,
अब वो चाहेगा सीसीआई है उसी को खरीद ले, अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दे दें, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, सीसीआई के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप अगर सीसीआई के तौर पे अपॉइंट हुए हैं तो आप किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं हो सकते, ठीक है, और कोई दूसरा जॉब आप नहीं कर सकते। इसके अलावा और क्या है कि आपको रिमूव करने का भी हक है सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजी अगर मैं बोल रही हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ जाइएगा, ठीक है। तो आपको अपॉइंट करने वाला भी वही, हटाने वाला भी वही। अब लेकिन हटाएगा तो कौन से कंडीशन पे हटाएगा? तो अगेन अगर आपको पकड़े गए, अगर आप कि आप दूसरे एम्प्लॉयमेंट के साथ हैं बिजी, या रिलायंस के साथ अलग से आप थोड़ा ब्राइबरी वाला सब चल रहा है कि आप उसके फेवर में सारा डिसीजन ले रहे हैं, उस केस में, या फिर एम्प्लॉयमेंट मैंने बता ही दिया, सेकंड केस ये हुआ। फिर बाकी सारे लॉ में जो केस होता है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए या फिर मेंटली इल हो गए, ठीक है, ये सब जो बाकी सारे लॉ में होता है कि अगर मेंटली साउंड नहीं है, वो सारे केस में आपको हटाया जा सकता है। मैम मेंटली साउंड माइंड मींस अनसाउंड माइंड ना? हाँ, अनसाउंड माइंड, ठीक है। तो ये सारा केस होता है जब हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हटा देंगे तो अगेन 2 साल तक आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2 साल के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो वो अगेन आप प्राइवेट में नहीं जा सकते, वो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इतना नियम कानून है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल करती है बिजनेस में गवर्नमेंट, ठीक है। कंपटीशन हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कुछ भी फोर्स किया हो, इतना कुछ है हायरार्की कंट्रोल करने का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद आकर के कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट डेलीगेट करती है। इस तरीके से डेलीगेशन आप समझे, इस कैसे कंट्रोल करती है ये सारे एग्जांपल के थ्रू आप समझे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब देखिए स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन समझ आ गया। फिर है डायरेक्ट गवर्नमेंट ओनरशिप एंड ऑपरेशन टू सप्लीमेंट कंपटीशन, ठीक है। जैसे अगर माना जाए कोई पर्टिकुलर कंपनी बहुत ज्यादा हावी हो रही है तो गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेगी, ठीक है। ये सारा तरीका है जिस तरीके से इफेक्ट ऑन कंपटीशन डाल सकती है। और नेक्स्ट आपका रेगुलेटरी में, रेगुलेटरी और प्रमोशनल इफेक्ट वाले में तो आप समझ ही गए कि प्रमोशनल कैसे कर रही है, रेगुलेटरी कैसे कर रही है। ये था आपका स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। तो यहाँ खत्म हुआ CSR और स्टेट इंटरवेंशन। अब नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल, अच्छा ये तो हो गया CSR। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिस्कशन करेंगे। ये अपने आप में थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक चैप्टर एक दिन में, ठीक है। ओके मैम। इस चैप्टर से, ये 2 चैप्टर से कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।